नमस्कार। आज हम राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का उदय के अंतर्गत मिहिर भोज के बारे में जानते हैं। मिहिर भोज दरअसल एक बहुत प्रतापी शासक रहा है और रामभद्र के बाद उसका पुत्र भोज 836 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। दरअसल इतिहास में वह मिहिर भोज के नाम से विख्यात है। मिहिर भोज अपने समय का उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली सम्राट था। उसके विषय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक शिलालेख और साहित्यिक विवरण मिलते हैं, जिनके आधार पर मिहिर भोज के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। अधिकांश विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि मिहिर भोज लगभग 836 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तथा अपने वंश के बिखरे वैभव को पुनः संगठित करने का प्रयत्न किया। विभिन्न शिलालेखों में उसे विभिन्न बिरुदों से पुकारा गया है। उसे आदिवराह तथा प्रभोस की उपाधियों से विभूषित किया गया है। अपने पिता रामभद्र के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की शक्ति का जो ह्रास हो गया था, उसने उसको संगठित किया और उसका विस्तार भी किया। मिहिर भोज के समक्ष प्रथम प्रश्न प्रतिहार साम्राज्य के उन प्रदेशों पर पुनः अधिकार करने का था जो उसके पिता के निर्बल हाथों से निकल चुके थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भोज को उत्तर भारत में बंगाल के पालों से तथा उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लोहा लेना पड़ा। गुहिल तथा कलचुरी वंश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। राष्ट्रकूट सम्राट अमोघ वर्ष अपने आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ था, अतः इसका लाभ उठाते हुए उसे अपने पूर्व अपमान का बदला लेना था और इस प्रतापी सम्राट ने अपना विजय अभियान प्रारंभ कर दिया। कालंजर और गुर्जात्र पर अधिकार भोज ने अपने पितामह के समय के सामंत वंशजों को पराजित किया, जिन्होंने उसके पिता रामभद्र के समय अपने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। बराह ताम्रपत्र के अनुसार भोज ने सर्वप्रथम अपने पितामह नाग भट्ट द्वारा दिए गए कालंजर मंडल दान पत्र की पुनर्स्थापना कर दी थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मिहिर भोज ने कालंजर मंडल अर्थात बुंदेलखंड पर अपना पुनः प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, जो उसके पिता के शासनकाल में प्रतिहारों के हाथ से निकल गया था और चंदेलों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मिहिर भोज के पितामह वत्सराज ने गुजरात अर्थात राजपुताना में दान पत्र की स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय ने उसे सक्रम रखा था, परंतु रामभद्र उस दान क्रम को स्थिर न रख सका। मिहिर भोज ने उस दान पत्र की पुनर्स्थापना कर दी। राजपुताना के गुर्जार प्रदेश पर मिहिर भोज ने पुनः अपना अधिकार कर लिया और जोधपुर अभिलेख से यह प्रकट होता है कि बाउक ने कुछ सैनिक अभियान किए थे और मंडोर की सामंत्य प्रतिहार शाखा ने इस क्रम में व्यवधान डाला था। इसी तरह भोज ने गुहिल और कलचुरियों पर विजय प्राप्त करी। उत्तर भारत में भोज ने हिमालय की तराई तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। बालादित्य के 400 अभिलेख के अनुसार गुहिल राजकुमार हर्षराज ने उत्तर के राजाओं पर विजय प्राप्त की तथा भोज को अश्व उपहार में दिए। भोज कन्नौज का प्रतापी शासक मिहिर भोज ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्षराज ने अपने शासक भोज के अधीन उत्तर के राजाओं से युद्ध किया था, जिससे प्रकट होता है कि गुहिल वंश भोज के अधीन था। कहला अभिलेख से भी ज्ञात होता है
कि भोज की सत्ता हिमालय के चरणातल तक फैली हुई थी। इस अभिलेख से विदित होता है कि गोरखपुर के कलचुरी वंशीय गुणाम्बोधिदेव ने भोज से कुछ भूमि प्राप्त की थी। अधिकांश विद्वानों ने इस भोज का समीकरण मिहिर भोज के साथ किया है, क्योंकि गुणाम्बोधिदेव भोज का समकालीन था। इसी तरह बंगाल के पालों के साथ में मिहिर भोज ने संघर्ष किया। कन्या कुब्ज यानी कि कन्नौज में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करके भोज ने बंगाल के पालों से लोहा लिया। उस समय बंगाल में उसका समकालीन पाल शासक देवपाल था। देवपाल बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। देवपाल के बेदला अभिलेख और मुंगेर अभिलेख में देवपाल की विजय यात्राओं का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु ये निश्चित है कि देवपाल ने उत्तर भारत में कुछ सैनिक अभियान अवश्य किए थे। अब एक साथ इन दो शक्तियों का उदय होने से दोनों का शक्ति परीक्षण अवश्यंभावी था। ग्वालियर अभिलेख में इस कथन की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया है कि देवपाल की लक्ष्मी ने भोज को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। इसी तरह से दक्षिण पश्चिम के जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों के अंदर मिहिर भोज ने अपना सैन्य अभियान किया। प्रतापगढ़ अभिलेख से विदित होता है कि भोज ने दक्षिण में सैनिक अभियान किए थे तथा चौहानों की सहायता से दक्षिणी राजपूताना और अवंती की चारों ओर के प्रदेशों पर, जो नर्मदा तक फैले हुए थे, अधिकार कर लिया। इन चौहानों का समीकरण शाकंभरी के चौहानों से किया जा सकता है, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय के समय से ही वे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि चहमान गुबक की बहन कलावती अपने पति कन्नौज सम्राट के अत्यधिक निकट थी। कन्नौज के सम्राट का समीकरण मिहिर भोज से हो सकता है, क्योंकि कलावती के पिता में गुबक प्रथम नागभट्ट द्वितीय के समकालीन थे। इस वैवाहिक संबंधों के कारण भोज को चौहानों की सहायता प्राप्त हुई। इसी तरह भोज ने पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश पर भी अधिकार करा। उना ताम्रपत्र में हमें इसकी जानकारी मिलती है। भोज ने सुर क्षेत्र तक अपनी सेनाएं भेजी। 1919 ईस्वी के देवगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि देवगढ़ अर्थात झांसी के प्रदेश में भोज ने विष्णुराम को अपना महासामंत नियुक्त कर रखा था। 1932 व 1933 ईस्वी के ग्वालियर अभिलेख से हमें सूचना मिलती है कि ग्वालियर प्रदेश में भोज का एक अन्य पदाधिकारी अल्ल कार्य कर रहा था। इससे प्रकट होता है कि झांसी और ग्वालियर के प्रदेशों पर भी भोज ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसी तरह से भोज का राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ। राष्ट्रकूट प्रतिहारों के परंपरागत शत्रु थे, जिसका प्रारंभ भोज ने ही किया था, परंतु प्रारंभ में वह अधिक सफल नहीं रहा। बागुआ अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा ने ध्रुव ने गुजरों की शक्तिशाली सेना को युद्ध में सुगमता से पराजित कर दिया। इस लेख के अनुसार भोज की पराजय 867 ईस्वी में हुई होगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी राष्ट्रकूट शिलालेख में इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। भोज अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था और संभवतः अपने शासन के अंतिम समय में उसने इसका बदला भी ले लिया। प्रतिहारों ने राष्ट्रकूटों के विरुद्ध एक सुदृढ़ सेना का गठन कर रखा था और परंपरागत शत्रुओं में सीमा पर तनाव स्वाभाविक था। अतः होने वाले इस संघर्ष में कभी विजय प्रतिहारों को मिल जाती थी तो कभी राष्ट्रकूटों को। उत्तर पश्चिम के अंदर भी भोज ने अपनी विस्तारवादी नीति के अनुसार सैनिक अभियान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि भोज ने सतलज नदी के पूर्व की ओर के क्षेत्र अर्थात साम्राज्य से लगे हुए प्रदेशों पर अधिकार किया था। भोज के शुभ एवं विजयी शासन में राजतरंगिणी से ये पुष्टि होती है कि भोज ने
कुछ अश्व विक्रेताओं की भोज के समय में कुछ अश्व विक्रेताओं ने स्थानीय बाजार में कुछ घोड़ों का व्यापार किया था, और यह करनाल था, यानी कि पंजाब ये जगह थी। और इस तरह भोज ने महत्वपूर्ण रूप से साम्राज्य विस्तार किया। मिहिर भोज का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उसकी सैनिक गतिविधियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भोज ने कन्नौज की सीमाओं को चहुमुखी बनाने का प्रयास किया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा तक तथा दक्षिण पूर्व में कौशाम्बी तथा दक्षिण में बुंदेलखंड से लेकर पश्चिम में राजपूताना के बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। मिहिर भोज के शासनकाल की जानकारी हमें अरब यात्री सुलेमान से प्राप्त होती है। भोज का साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न, सुसंगठित एवं सुशासित अवस्था में था। अरब यात्री सुलेमान ने भारतीय सम्राट जुर्ज यानी कि गुर्जर के विषय में लिखा है कि उसके पास विशाल सेना थी तथा उससे अच्छी अश्व सेना किसी भी भारतीय सम्राट के पास नहीं थी। वह अरबों का शत्रु था तथा भारतीय राजाओं में वह इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था। उसके पास अत्यधिक संपत्ति तथा ऊंट और घोड़े थे। उसके राज्य में सोने चांदी की खानें थी। उसका राज्य डाकुओं से पूर्ण रूप से मुक्त था। मिहिर भोज की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, जिससे हम उसके शासनकाल की आर्थिक दशा का न्यूनाधिक अनुमान लगा सकते हैं। ये मुद्राएं चांदी की तथा मिश्रित धातु की बनी हुई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि निरंतर युद्धों के कारण भोज का कोष रिक्त हो गया था और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। यही कारण है कि उसकी मुद्राएं मिश्रित धातु की बनी हुई है। किंतु आंतरिक शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखने में भोज पूर्ण रूप से सफल रहा था। उसकी प्रजा सुख और शांति का जीवन व्यतीत कर रही थी। स्कंद पुराण के वस्त्रापत महात्म्य के आधार पर ये कह सकते हैं हम कि मिहिर भोज ने तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाने के पहले अपना राजकाज अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया था और लगभग 889 ईस्वी के आसपास अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भोज तीर्थ यात्रा पर निकल गया था और 905 ईस्वी तक लगभग भोज जीवित था। आहर शिलालेख के बाद का हमें भोज का कोई शिलालेख प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से भोज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का बड़ा ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक था। और यही कारण है कि अरबी यात्री सुलेमान ने उसकी अत्यधिक प्रशंसा की है। उसने अपने पिता के छिन्न भिन्न होते हुए साम्राज्य को सुसंगठित किया, वरन खोए हुए प्रदेशों को पुनः अधिकृत किया। उसने अपने सैनिक अभियानों द्वारा अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि की। उसकी विजय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह एक कुशल सेनानायक था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, अपितु अपने शासन को ठीक से संचालित करने के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों में योग्य और स्वामी भक्त सामंतों की नियुक्ति की। उसने लगभग आधी शताब्दी तक कन्नौज के मस्तक को ऊंचा उठाए रखा। अपने उत्तराधिकारी एवं पुत्र महेंद्रपाल के लिए विशाल साम्राज्य छोड़ा। उसका सबसे अधिक उल्लेखनीय कार्य यह था कि उसने मुसलमानों की प्रगति को रोक दिया और उन्हें दक्षिण अथवा पूर्व की ओर बढ़ने का दुस्साहस नहीं किया। यदि वे मुसलमानों को प्रगति को रोकने में असफल रह जाता तो मुसलमानों का पश्चिम तथा दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर प्रभुत्व हो जाता। उसने साम्राज्य में शांति बनाए रखने और बाह्य आक्रमणों से उसकी रक्षा करने में सफल रहा। भोज ने जिस संगठित और केंद्रीय साम्राज्य की रचना की वे शताब्दियों तक उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में चलती रही। वस्तुतः मिहिर भोज के समय एक बार पुनः उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई और प्रतिहार वंश का मिहिर भोज एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक